Hello student, welcome to our channel Way to Chemistry. My name is सागर सर। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बाद तुम्हें पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, और केमिकल बॉन्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना है केमिकल बॉन्डिंग को, तो पीरियोडिक टेबल अच्छे से समझना पड़ेगा। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो 10th ग्रेड में है, जो आईसीएससी में पढ़ रहे हैं या फिर सीबीएसई में पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए ये वीडियो एप्लीकेबल है। और इस वीडियो के टाइम मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जो तुम्हें 11th में भी काम आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। अलग अलग नाम हो सकता है, बट मेन हम क्या पढ़ेंगे? पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ओके, तो पीरियोडिक टेबल आई होप सबने पढ़ा है 9th ग्रेड में भी। तो पीरियोडिक टेबल कैसे होता है ये सबको पता है, बट उससे पहले मैं थोड़े से एक चीज़ बता दूं सबको कि 9th ग्रेड में, 8-9 ग्रेड में आपने पीरियोडिक टेबल का कुछ बेसिक पढ़ा है। जैसे पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, जैसे मेंडलीव, मोसले का क्या काम था, ओके, डोबेराइनस ट्रायड क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, ये सब आपने पढ़ा है। ये टॉपिक मैं अगेन रिपीट नहीं करने वाला। मैं सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आप अब कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं ये हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पीरियोडिक टेबल एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ पीरियोडिक टेबल कैसे होता है। तो आई होप सबको पता है पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं। ये आपने 7th ग्रेड, 8th ग्रेड, 9th ग्रेड में भी पढ़ा है। ओके, सो पीरियोडिक टेबल कैसे होता है, देखो यहां पर होता है आपका एस ब्लॉक। ये शायद आपके बुक में नहीं दिया होगा। देन यहां पर होता है आपका पी ब्लॉक, और यहां पर बीच में होता है डी ब्लॉक, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले। और पीरियोडिक टेबल के बॉटम में और एक ब्लॉक होता है जिसे हम कहते हैं एफ ब्लॉक। तो ये पीरियोडिक टेबल के मेन 4 ब्लॉक्स हैं, या नाम याद रखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 10th ग्रेड में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ते हैं, तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट, ओनली अप टू 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट तक ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ओके, सबसे पहला एलिमेंट जो है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको आपके बुक में यहां पर दिखाई देगा, करेक्ट है। लेकिन हाइड्रोजन कुछ बुक में यहां पर भी दिखाया है मिडल में। ये आपने 9th में पढ़ा है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, यहाँ पर जो एलिमेंट है इनके जैसे भी है, और 17 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है हैलोजेंस, उनके जैसे भी हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए वो बीच में भी शो करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, उसके पहले मैं ग्रुप्स और पीरियड के बारे में बता दूं, आपको पता है ये। तो दिस हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ऐसे कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड, 6 and 7, 7 पीरियड होते हैं। और ग्रुप्स कितने होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं टोटल। दिस इज फर्स्ट ग्रुप, सो दीज आर द ग्रुप्स एंड दीज आर द पीरियड्स। ओके, ये पीरियड्स है और ये ग्रुप है। तो 1-2 हो गया। उसके बाद 3-12 ये डी ब्लॉक में होते हैं, जो हमें अभी पढ़ना नहीं है, तो हम लोग जाएंगे स्ट्रेट डायरेक्टली 13, 14, 15, 16, 17 और 18। सो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। अब इनमें एलिमेंट कैसे देखो। अब एलिमेंट्स सबको पता होगा कैसे लिखते हैं। हाइड्रोजन हुआ, सेकेंड एटॉमिक नंबर जिसका है वो है हेलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2, वो 18 ग्रुप में जाता है। सो लेफ्ट टू राइट हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हम लोग फिलअप करते जाते हैं। ओके, सो मैं क्विकली लिख लेता हूं। यहाँ पर लिथियम है, उसके नीचे है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम।
आई होप अब तुम लोगों को सीक्वेंस में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, तुम लोग कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट है ये याद कर सकते हो। यहाँ पर है बोरॉन, बोरॉन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम, बोरॉन के बाद आता है कार्बन, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, देन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पर है हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, देन पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ तक कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर कितना आता है, 20 आता है। आई होप ये सबको पता है, 8-9 में भी तुम लोगों ने ये सब पढ़ा है। अब पीरियोडिक टेबल हम लोग 10th में ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे वो हमें इसके अकॉर्डिंग स्टडी करने हैं, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। मतलब लेफ्ट टू राइट जब मूव होते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट मतलब क्या, ये होगा लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल का, ये होगा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग मूव होंगे, मतलब किसी भी एक पीरियड का अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, लिथियम टू लास्ट कौन सा है, फ्लोरीन, नियॉन, ओके, यहां तक, तो इसे कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाना। और टॉप टू बॉटम मतलब क्या, किसी भी ग्रुप में सपोज हाइड्रोजन टू पोटेशियम या नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वहां तक, या फिर नाइट्रोजन का अगर कंसिडर किया तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे जो भी एलिमेंट्स होंगे उसे क्या कहते हैं, टॉप टू बॉटम आना। तो हम लोग जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं वो उनका ट्रेंड हमें देखना है, लेफ्ट टू राइट कैसे होता है और टॉप टू बॉटम कैसे होता है। ओके, अगेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टडी करने से पहले और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब ये भी सबको पता है, ओके, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं ये रिपीट कर रहा हूं, शायद ये सबको पता है। एटम में क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होती है शेल। ओके, ऐसे कितने शेल्स होते हैं, 1, 2। ओके, शेल्स कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट एटम। सो सपोज 2 शेल है इस एटम में, ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विच डज नॉट हैव एनी चार्ज, और ये जो शेल्स है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये होता है एटम का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले मैं सबको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि ये अगर आपको याद नहीं है, ओके, कौन से एलिमेंट कहां पर है, जैसे अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल, तो तुम्हें क्विकली विदाउट लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल तुम्हें पता होना चाहिए कि बोरॉन 13 ग्रुप में है और सेकेंड पीरियड में है। ये सबको याद होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए, तभी तुम लोगों को ये प्रॉपर्टी जो है वो अच्छे से समझ में आएगी। अभी के लिए मैं ये इसे रब कर रहा हूं, अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो बार बार इसको लिखने की प्रैक्टिस करो, एक 2-3 बार भी अगर तुम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया पेपर पे तो इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली याद रह जाएगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। अब हम लोग एटॉमिक साइज पढ़ेंगे। अब एटॉमिक साइज, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं पहले। एटम हमें सबको पता है और एटम की साइज, अब हमें सबको पता है कि एटम जो है वो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर भी नहीं देख सकते। तो हमें एटम की साइज कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी? देखो एकदम सिंपल है। जैसे तुम्हें पता है कि एक सर्कल होता है, करेक्ट है, और सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर। तो सर्कल की साइज कैसे निकालते हैं लोग, सर्कल की साइज कैसे निकालते हैं? सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस, करेक्ट है। तो ये जो रेडियस है वही क्या होती है, उस सर्कल की साइज होती है। सिमिलरली जो हम एटम कंसीडर करते हैं वो क्या कैसे होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, शेल्स, और शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एटॉमिक साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सिंपल, जैसे सर्कल की न्यूक्लियस से वैलेंस शेल, वैलेंस शेल मतलब क्या, आउटर मोस्ट शेल। अब इस एटम में 2 शेल्स है, 1 और 2, तो कौन से शेल तक का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे हम, जो वैलेंस शेल। ओके,
न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगी तुम्हारी एटॉमिक रेडियस। इसे नाम क्या देंगे हम, एटॉमिक रेडियस। जैसे ये सर्कल की रेडियस है वैसे ये एटम की रेडियस है, इसलिए एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस जो है वो हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉन यूनिट में। उसका यूनिट क्या है, एंगस्ट्रॉन। ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अभी वैल्यूज में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस किस में कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस का। लेकिन अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एटम को अगर देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते, तो इसकी रेडियस कैसे पता करेंगे। करेक्ट है, क्वेश्चन तो करेक्ट है कि रेडियस कैसे पता करेंगे अगर हम देख ही नहीं सकते। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है कि अगर मान लो कि हमें क्लोरीन, ये जो क्लोरीन एलिमेंट है उसके एटम की साइज कैलकुलेट करनी है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लोरीन का मॉलिक्यूल कंसीडर किया। क्लोरीन का मॉलिक्यूल कंसीडर किया। क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे होता है, Cl2, ये जो कि एक गैसियस फॉर्म में होता है। और इसको क्या करते हैं, इसका बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है कि देखो, क्लोरीन का मॉलिक्यूल हम कैसे लिखते हैं Cl2, इसका मतलब एक Cl दूसरे Cl के साथ क्या किया है, एक Cl ने दूसरे Cl के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। ओके, बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतने डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड मतलब ऐसा मान लो कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे दो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स के बीच में कैसे अट्रैक्शन होता है, वैसा ही फोर्स इन दो एटम्स के बीच में होता है। हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कौन से टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो बॉन्ड मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। अब ये एटम कैसे होता है ये पता है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ओके, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये एक क्लोरीन एटम हुआ और दूसरा क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। इनके बीच में क्या है, मैंने जैसे बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है 2 8 7 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो एक क्लोरीन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है, इन दोनों के बीच में मैंने क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसके किसके बीच में फॉर्म होता है, हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इनके बीच में हमेशा क्या फॉर्म होता है, अट्रैक्शन फॉर्म होता है। याद रखो, अगर पता नहीं है तो याद रखो, पॉजिटिव निगेटिव के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। दोनों चार्जेस जो है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलर चार्जेस अगर रहे तो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होता है। सिमिलरली निगेटिव निगेटिव अगर रहा तो उनमें भी रिपल्सिव फोर्स होता है। अब देखो इनके बीच में बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन। ओके, हम लोग ये बाद में डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इनके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ओके, तो क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस कैसे पता करेंगे हम क्लोरीन के एक सिंगल एटम की, तो हम लोग ये बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अब ये बॉन्ड लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक टेक्निक होती है दैट इज एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। जैसे हम हमारे बॉडी का एक्सरे निकालते हैं ना, तो हमारे बॉडी में क्या है क्या नहीं वो दिखता है, वैसे क्रिस्टल जो होते हैं उनका भी हम लोग एक्सरे निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे कि सर क्लोरीन तो गैस है, फिर इसका ये क्रिस्टल कैसे होगा, तो क्या करते हैं, जो गैसियस होते हैं या लिक्विड होते हैं उनको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, उनके क्रिस्टल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनका एक्सरे लेते हैं। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और ये डिस्टेंस एक बार पता चल गया तो क्या करेंगे, क्योंकि दोनों एटम सिमिलर है, क्लोरीन क्लोरीन है, तो दोनों की साइज भी क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये पता चलने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका हाफ, मान लो इसका जो डिस्टेंस है या उसकी लेंथ है 198 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो इसका करेंगे हाफ, तो कितना आएगा 99
एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये क्या होगी, एक क्लोरीन एटम की रेडियस होगी। तो ऐसे हमें क्या पता चलती है, एटॉमिक रेडियस पता चलती है किसी भी एटम की। समझ में आया? ओके। अब देखो एटॉमिक रेडियस जो है वो बहुत सारे टाइप की होती है। एक होती है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी होती है आयोनिक रेडियस, तीसरी होती है वंडरवॉल रेडियस। ऐसे एटॉमिक रेडियस के टाइप है वो तुम्हें 11th में पढ़ना है, अभी तुम्हें वो नहीं है। लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पर तुम्हारे 10th में, वो पॉइंट बताने के लिए तुम्हें ये एटॉमिक रेडियस के टाइप्स पता होने चाहिए। ओके, तो कौन से बताया मैंने? एक होती है कोवेलेंट रेडियस, दूसरी होती है आयोनिक, एक और होती है मेटेलिक, और वंडरवॉल रेडियस। ओके, ये बॉन्ड्स के नाम है एक्चुअली, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे। ये एक्चुअली बॉन्ड के नाम है। ये जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि बॉन्ड की लेंथ मेजर करते हैं, उसका हाफ करके, तो कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ मेजर करते हैं, उसका हाफ किया तो क्या हो गई, कोवेलेंट रेडियस। आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ये भी एक टाइप का फोर्स है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये क्या है, एक टाइप के फोर्सेस है। वैसे वंडरवॉल भी क्या होता है, एक टाइप का फोर्स है जो तुम्हें आगे पढ़ना है। ओके, अब ये क्यों पता करना चाहिए हमें, ये क्यों जरूरी है हमारे 10th ग्रेड में अभी के लिए, कि जैसे हमने देखा पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये एलिमेंट है। उसके बाद जो 18 ग्रुप है उसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये एलिमेंट है। इनको क्या कहते हैं हम लोग, नोबेल गैसेस, आपको पता होगा, या फिर इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। अब जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम लोग कंसीडर करेंगे इस चैप्टर में, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, उसके बाद है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ 17 ग्रुप तक ही पढ़ने वाले हैं। मतलब यहां तक 17 ग्रुप में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट हम इनके लिए कंसीडर करने वाले हैं, नोबेल गैसेस नहीं कंसीडर करने वाले। क्यों नहीं कंसीडर करने वाले? क्योंकि 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है वहां तक हम लोग कोवेलेंट रेडियस कंसीडर करते हैं, आयोनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस कंसीडर करते हैं। ओके, लेकिन ये जो 3 टाइप की रेडियस होती है ये नोबेल गैसेस के लिए नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों नहीं कंसीडर कर सकते? क्योंकि हमें पता है कि नोबेल गैसेस की जो वैलेंस शेल है वो क्या होती है, फुलफिल्ड होती है। जैसे हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 आता है। उसके बाद नियॉन 10 एटॉमिक नंबर है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 28। देन आर्गॉन 18 है, 2 8 8। तो इनकी वैलेंस शेल फुलफिल्ड है, मतलब इनकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट है। तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्टेट अगर और डुप्लेट अगर कंप्लीट हो, फुलफिल्ड हो, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते और डोनेट भी नहीं करते। ओके, तो ये जो एलिमेंट है ये किसी भी टाइप का बॉन्ड नहीं फॉर्म करते। मतलब कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं फॉर्म करते, आयोनिक बॉन्ड भी नहीं फॉर्म करते, मेटेलिक बॉन्ड तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये मेटल है ही नहीं। ओके, तो ये कौन से टाइप का फोर्स फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। ओके, वंडरवॉल फोर्स क्या होता है कि हमें, अब देखो फॉर एग्जांपल हम हीलियम कंसीडर करते हैं। ओके, तो हीलियम का हमने सपोज अगर एक एटम कंसीडर किया, ओके, तो हीलियम दूसरे हीलियम के साथ कभी बॉन्ड नहीं फॉर्म करेगा, कोवेलेंट भी नहीं करेगा, आयोनिक भी नहीं करेगा और मेटेलिक भी नहीं करेगा। ये कौन से टाइप का अट्रैक्शन फॉर्म करता है, वंडरवॉल फोर्स फॉर्म करता है। ओके, और जनरली वंडरवॉल की जो लेंथ होती है, इस फोर्स की जो लेंथ होती है ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस 3 बॉन्ड्स। इन 3 बॉन्ड के कंपेयर में वंडरवॉल की जो लेंथ होती है, फोर्स की जो लेंथ होती है, जैसे हमने कोवेलेंट की निकाली, इनकी लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ये बहुत ज्यादा है और इसका हाफ करेंगे, ओके, जैसे हमने यहाँ पे हाफ की थी, इनका अगर हाफ करेंगे तो ऑलरेडी ये ज्यादा होने की वजह से इसकी हाफ भी अगर की तो ये वंडरवॉल रेडियस क्या आएगी इन एलिमेंट की, बहुत ज्यादा आएगी।
ओके, तो सडनली क्या होगी, फ्लोरीन की अगर मान लो हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि 100 एंगस्ट्रॉन है सपोज, फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फ्लोरीन की अगर इतनी है तो उसके बाद का जो है नियॉन उसकी बहुत ज्यादा आ जाएगी। ओके, तो ये हम आगे देखते हैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब एटॉमिक साइज सबको समझ में आए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग अभी डायरेक्टली क्या करते हैं, ट्रेंड देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, पहले टॉप टू बॉटम देखते हैं। सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट ग्रुप, सबको याद होगा फर्स्ट ग्रुप में कौन है, लिथियम, उसके नीचे है सोडियम, पोटेशियम, ये तीन हैं, इनके एटॉमिक नंबर भी पता होंगे सबको, 3, 11 एंड 19। अब देखो लिथियम की मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, उसके नीचे मैं सोडियम ड्रॉ करता हूं। सोडियम में कितने शेल्स आएंगे, 3 शेल। ओके, और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। मैं बीच के जो शेल की इलेक्ट्रॉन है वो नहीं दिखा रहा हूं। और पोटेशियम में कितने शेल्स आएंगे, 4 शेल्स। ओके, तो जैसे मैंने बताया टॉप टू बॉटम कैसे जाते हैं हम लोग, किसी भी एक ग्रुप को कंसीडर करते हैं और उसके ऊपर से नीचे तक आते हैं। तो ऊपर से जब नीचे आते हैं लिथियम से सोडियम तक, सोडियम से पोटेशियम तक, तो क्या दिख रहा है हमें, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है तो साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे, क्योंकि हम लोग साइज मतलब क्या कंसीडर करते हैं, रेडियस, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस। ओके, सो जैसे जैसे शेल्स बढ़ती है, ओके, वैसे वैसे जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, ओके, वैलेंस शेल तक का, वो डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, मतलब उसकी रेडियस क्या होने लगती है, बढ़ती है। इसीलिए टॉप टू बॉटम साइज जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और ये जो ट्रेंड मैंने बताया ये हर एक ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है, चाहे तुम फर्स्ट ग्रुप कंसीडर करो, सेकंड करो, 13 करो, 16 करो, 17 करो, सबके लिए ये ट्रेंड क्या है, इक्वल है। मतलब टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, सारे ग्रुप में इंक्रीज होती है। ओके, तो ये हुआ टॉप टू बॉटम। अब हमें क्या देखना है, लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगेन सपोज हम लोग सेकेंड पीरियड कंसिडर करते हैं, तो सेकेंड पीरियड में लिथियम है, उसके बाद बेरिलियम है। ओके, उसके बाद डायरेक्टली 13 ग्रुप में बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये एलिमेंट है उसमें। तो हम लोग मैं पहले अगेन लिथियम की डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ओके, अब देखो ये सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड में है, तो आपने शायद 9th में पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट्स सेम पीरियड में होते हैं उनमें शेल भी क्या होती है, नंबर ऑफ शेल भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब इन सब में नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है। तो मैं अगर यहाँ पे बोरॉन की निकालूं तो बोरॉन में भी आप लोग एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हैं। तो कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 2, 3, तो 2 शेल आ गए। और मैं डायरेक्टली अभी ऑक्सीजन का, यहाँ पे फ्लोरीन का निकालता हूं। फ्लोरीन में भी कितने शेल्स रहेंगे, 2 शेल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, कॉन्फिगरेशन आएगा 2, 7। ओके, तो देखो सारे एलिमेंट्स में, सेकेंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल जो है वो सेम है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट है। जैसे हमारे लिथियम की अगर बात करूं, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने रहेंगे, 3 प्रोटॉन रहेंगे, करेक्ट है। और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ये सबको पता है, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बोरॉन की अगर मैं बात करूं, बोरॉन में 5 प्रोटॉन आएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो एक ऑब्जर्व अगर तुम लोगों ने किया यहां पर, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। अब देखो क्या होता है, मैं सिर्फ वैलेंस शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया पहले कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या होता रहता है, हमेशा अट्रैक्शन होता रहता है। तो ये
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगा। ओके, अब मुझे बताओ कि इन तीनों एटम में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो किस में ज्यादा रहेगा, किस में ज्यादा रहेगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन में जो अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें 9 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? मतलब 9 प्रोटॉन है, मतलब क्या है, 9 पॉजिटिव चार्ज है, 9 पॉजिटिव चार्ज आते हैं। सो इट विल अट्रैक्ट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन वेरी स्ट्रांगली, and in case of lithium only 3 protons are there, so it will not attract that much strongly। समझ में आ रहा है सबको? तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि न्यूक्लियस मतलब क्या मान लो, एक मैग्नेट मान लो, और यहाँ पर एक पार्टिकल है, ओके, मेटल का, जो मैग्नेट उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जितना बड़ा मैग्नेट रहेगा उतना वो उस पार्टिकल को क्विकली अट्रैक्ट करेगा। करेक्ट है? तो इन तीनों में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किसके पास रहेगा? फ्लोरीन के पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ओके, तो अब यहां पर आप पूछोगे कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे, इसमें 3 है, इसमें वैलेंस, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करता, वो साथ साथ सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इतना ज्यादा ये नहीं है, जबकि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, सबको अट्रैक्ट करता है। हमें क्या देखना है सिर्फ कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो किस में ज्यादा है। तो न्यूक्लियस का चार्ज फ्लोरीन में ज्यादा है, इसलिए वो इन सारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ ऐसे खींच के लेगा। ओके, तो ये जो शेल है इसकी जो साइज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, मतलब ये जो सारे 7 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे, तो शेल की जो साइज है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ में आया कैसे डिक्रीज होगी? तो एग्जाम में अगर आया कि व्हाई और हाउ द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आंसर क्या देना है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज गोज ऑन इंक्रीजिंग which attracts the outermost electron strongly, therefore atomic radius decreases from left to right। बस इतना लिखना है। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया है एटॉमिक रेडियस कैसे डिक्रीज होती है टॉप लेफ्ट टू राइट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने पहले बताया यही फैक्टर सारे पीरियड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, 3rd पीरियड, 4th पीरियड, 5th पीरियड, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सब में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जो 10th में तुम लोग पढ़ोगे कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, तो ये तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब तुम 11th में जाओगे तो तुम्हें इसमें वेरिएशन दिखाई देगा। मतलब क्या कि जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट यहाँ पर साइज डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब तुम 11th में आगे पढ़ोगे कि एक्चुअली बीच में ही कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसकी साइज बढ़ जाएगी। मतलब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, तो सपोज अगर नाइट्रोजन का हम लोग एग्जांपल कंसीडर करें तो नाइट्रोजन की साइज क्या होगी, इतनी कम नहीं होगी कार्बन से। ओके, नाइट्रोजन की साइज शायद कार्बन से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है। ओके, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन तुम लोग 11th ग्रेड में पढ़ने हैं, लेकिन वो वेरिएशन पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज क्यों होती है। ओके, सो ये हुआ एटॉमिक साइज के बारे में। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जो साइज है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखो आगे की जो प्रॉपर्टीज है एटॉमिक साइज के बाद, ये हमें जो पढ़नी है, जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये जो आयनाइजेशन एनर्जी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये किस पर डिपेंड रहेगी, एटॉमिक साइज पर डिपेंड रहेगी। और आयनाइजेशन एनर्जी के बाद जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसके बाद मेटालिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सारी प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टी इस एटॉमिक साइज पर डिपेंड है। तो अगर एटॉमिक साइज आपको समझ में नहीं आई है तो ये भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो मैं तुम लोगों को इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे एटॉमिक साइज पर ये बाकी की प्रॉपर्टीज डिपेंड है। ओके, तो एटॉमिक साइज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, पहले
इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी, इस वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। अब देखो साइंस में एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वर्ड्स जो होते हैं, फिजिक्स, चाहे आप फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, बायोलॉजी लो, कोई भी लो, वर्ड जो होते हैं उसी में उसका मीनिंग होता है। कैसे? देखो आयोनाइजेशन, तो ये जो वर्ड है ये किससे आया है? आयन से। अब आयन तुम्हें पता होगा, आयन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। करेक्ट? पॉजिटिव मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? कैटायन, और निगेटिव जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनायन। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन मींस व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ आयन। आयोनाइजेशन मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ आयन। और आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयन के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होगी क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, इसको समझ लेते हैं। अब मान लो कि कोई भी एक एटम है, मान लो एक एटम है और उसके वैलेंस शेल में सपोज एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखो अगर हमें एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करना है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलो एक एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं बोरॉन। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 3। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इससे अगर हमें अब ये समझ लो कि इसमें बोरॉन में कितने प्रोटॉन है? 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन। और अगर हमें ये एक इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से कम किया, ओके, तो क्या होगा? प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, प्रोटॉन नहीं कम होंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। करेक्ट है कि नहीं? हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया वैलेंस शेल में से, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पहले 5 थे, और प्रोटॉन तो उतने रहेंगे, पहले 5 थे, अभी भी 5 रहेंगे। करेक्ट है? तो यहाँ पर पहले चार्जेस बैलेंस थे, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज थे। लेकिन अब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए और नेगेटिव चार्ज कम हो गए। इसका मतलब जो बोरॉन होगा इसके ऊपर क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ, इसके लिए ऊपर क्या आएगा? B+। 2 पॉजिटिव चार्ज होते तो B2+। ओके, ऐसे क्या फॉर्म होता है? कैटायन फॉर्म होता है, दैट इज पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है। ओके, तो हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें क्या सीखना है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लो कि किसी भी एटम में से, किसी भी, टेक एनी एटम, उसमें से वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? तुम्हारी आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, लिसन अगेन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैसियस एटम, क्योंकि जो भी तुम लोग एटम लोगे, जो भी एलिमेंट लोगे, वो क्या होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर कोई सॉलिड है तो पहले उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करो, फिर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो। ओके, तो इसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। अब हम लोग टॉप टू बॉटम देखते हैं और लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो मैंने क्या कहा? सारी आगे की सारी प्रॉपर्टीज समझने के लिए एटॉमिक साइज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्विकली टेल मी, टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? सोचो और अपने मन में ही आंसर रखो। ओके, टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, देयरफॉर साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब मान लो कि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लो। अब आपको पता है कि इनके बीच में हमेशा क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब मुझे बताओ, ये सोचो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? ऑब्वियसली ये जल्दी निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 शेल है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है। रेडियस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कैसा रहेगा? रेडियस ज्यादा है तो अट्रैक्शन वीक रहेगा। रेडियस कम है तो अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। कैसे? इस चौक से समझते हैं। अब मान लो ये एक चौक है, ये मान लो एक रेडियस है, अगर ये, अब ये सपोज बड़ी है, ये बड़ी है, इसको मैं इजीली ब्रेक कर सकता हूं। करेक्ट है? अब इसके 2 पीसेस हो गए। अब मैं इसको जितना पहले क्विकली इसको ब्रेक किया, क्या मैं इसको इतना क्विकली ब्रेक कर सकता हूं? क्या नहीं। सो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जैसे जैसे कम होगा, वो फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और अगर फोर्स स्ट्रांग है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा बाहर? नहीं निकलेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए क्या लगेगी? हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसको भी रिमूव करने के लिए एनर्जी लगेगी, नो डाउट।
ओके, बट इसके लिए कम एनर्जी लगेगी और इसके लिए इसको रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट इज मोर एंड दिस एलिमेंट इज लेस। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हाट इज हैपनिंग विद द आयोनाइजेशन एनर्जी? फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसके बाद जो एलिमेंट आएगा नीचे उसमें 4 शेल्स होंगे। ओके, 4 शेल में तो और ज्यादा डिस्टेंस होगा और कम एनर्जी लगेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। एक पॉइंट ये मैं यहाँ पे और एक बताना चाहता हूं कि देखो यहां पर हमें एनर्जी क्यों देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी क्यों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? याद रखो, इलेक्ट्रॉन जब कभी भी रिमूव करना होता है किसी भी एटम में से, पीरियोडिक टेबल के किसी भी एटम में से, एलिमेंट के एटम में से एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हमें क्या करना है? ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या लगती है? हमेशा एनर्जी। केमिस्ट्री में एक रूल हमेशा याद रखो, कोई भी फोर्स हो या जिसे हम बॉन्ड कहते हैं, फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ओके, जब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, जब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी उसमें से रिलीज होती है। याद रखो, ये कभी मत भूलना, नोट डाउन कर लो। बॉन्ड जब फॉर्म होता है, फोर्स जब फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब बॉन्ड या फोर्स हमें ब्रेक करना है, ये अगर ब्रेक करना है, ओके, जैसे हम यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या करनी पड़ती है? हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको, मतलब एनर्जी हमें उसको देनी पड़ती है जिस एटम को। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ओके, हम लोग अब लेफ्ट टू राइट देखते हैं। सो याद करो, एटॉमिक साइज क्या होती है लेफ्ट टू राइट? नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहेंगे अगर हम लोग कोई एक सेम पीरियड कंसिडर करते हैं। जैसे अगेन हम लोग वही कंसिडर करते हैं, लिथियम, यहाँ पे बोरॉन और यहाँ पे फ्लोरीन। अब यही एलिमेंट कंसिडर करने, ऐसे नहीं, मैं समझाने के लिए तुम लोगों को ये 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग कोई भी कंसिडर कर सकते हो। अब मान लो इनके बैलेंस चेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 7, इसके इसमें 7 है, इसके इसमें 3 है, इसके इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। बट समझाने के लिए मैं सिर्फ अभी एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। रीजन याद है सबको? एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होती है? एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। करेक्ट है, इसमें 9 प्रोटॉन है, इसमें 5 प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब मैग्नेट बढ़ रहा है। मैग्नेट बढ़ रहा है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो अभी शायद तुम लोगों को सारे तीनों के तीनों सेम साइज के दिख रहे होंगे, लेकिन इसकी साइज क्या है? कम है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा या ये इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा? ये निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज छोटी है। अगेन सेम रीजन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तीनों में क्या प्रेजेंट है? अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अट्रैक्शन कब स्ट्रांग रहता है? अट्रैक्शन कब स्ट्रांग रहता है? जब एटम की साइज छोटी हो। तो इसकी साइज छोटी है तो ये अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। ओके, और इसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी। ओके, सो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज्यादा है और लिथियम की क्या है? कम। सो हमारा ट्रेंड क्या बन रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, सो इसलिए मैंने क्या कहा था, एटॉमिक साइज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज आगे की उस पर ही डिपेंड है। ओके, तुम्हें बिल्कुल भी ये सारी प्रॉपर्टीज रखना नहीं है। ओके, कॉन्सेप्ट को याद रखना है, मेन क्या चीज है उसमें ये याद रखना है। अब इसका एक प्रॉब्लम ले लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का, जो हमेशा एग्जाम में पूछते हैं। अब मान लो तुम लोगों को एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कार्बन है, देन सपोज फ्लोरीन है, देन मान लो एल्यूमिनियम है, ओके, और मान लो कि मैग्नीशियम है सपोज। ओके, क्वेश्चन ऐसे आएगा, अरेंज दीज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें, सिर्फ वर्ड अलग अलग है। ओके, अब देखो क्या करना है तुम्हें, इन चार एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या, पहले छोटा फिर बड़ा। ओके, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी वाला पहले आएगा और फिर जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है वो बाद में आएगा। ओके, तो याद करो, इसीलिए मैंने क्या कहा था, पीरियोडिक टेबल याद रहना बहुत जरूरी है। पीरियोडिक टेबल की में इनकी पोजीशन क्या है ये याद करो, और फिर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमने पढ़ा, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इसको यूज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, कैसे, देखो कार्बन जो है वो कहां पर होता है, 14 ग्रुप में। ये कौन से ग्रुप में होता है, 17 में। एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में, लेकिन ये बोरॉन के नीचे है। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये बोरॉन के ऊपर है। मैग्नीशियम सेकंड में है, इसके ऊपर क्या है, बेरिलियम प्रेजेंट है। ओके, मतलब ये जो है कार्बन और फ्लोरीन ये सेकंड पीरियड में है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये भी, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी सेकंड पीरियड में है, सॉरी एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में है और मैग्नीशियम भी, ये भी क्या है, थर्ड पीरियड में है। ओके, सेकंड पीरियड में कौन आता है, कार्बन, फ्लोरीन, बोरॉन, बेरिलियम। ओके, अब देखो ट्रेंड हमें यूज करना है। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो पहले देखो सबसे राइट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, ये एलिमेंट नहीं है इसमें प्रेजेंट, तुम्हें सिर्फ इन चारों के बारे में सोचना है। सबसे राइट में कौन है, फ्लोरीन, तो मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिख लिया। ओके, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी, क्योंकि वो सबसे राइट में है और सबसे ऊपर भी है। ओके, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये थर्ड पीरियड में है। ओके, मतलब नीचे है, सेकंड पीरियड के नीचे है। ओके, और ये सेकंड पीरियड में है दोनों। ओके, तो इनमें कैसे करेंगे, इन दोनों में जो राइट में प्रेजेंट होगा, क्योंकि लेफ्ट राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, तो जो राइट में होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी, किससे, कार्बन से। ओके, कंपैरिजन तो पहले इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि ये दोनों सेकंड पीरियड में है और ये दोनों थर्ड पीरियड में है। ओके, अब देखो अभी इनके तरफ जाएंगे, इन दोनों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की। तो याद करो पोजीशन, याद करो इनकी पीरियोडिक टेबल में। तो एल्यूमिनियम राइट में है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में है, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप में है। ओके, तो ज्यादा किसकी आएगी, एल्यूमिनियम की, मतलब एल्यूमिनियम की कम होगी किससे, कार्बन से। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम नीचे है। ओके, और सबसे कम किसकी आएगी, मैग्नीशियम की। ओके, तो ये तुम्हारी हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले जिसकी सबसे कम है वो, और उसके बाद जो सबसे ज्यादा है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। वैसे तुम्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। ओके, तो तुम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। ओके, तो ये हो गए हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड है जो हमें देखनी है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी का मीनिंग भी एनर्जी ही होता है। एंथैल्पी मतलब क्या, एनर्जी। इसे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी कह सकते हो। ओके, अब देखो इसका दूसरा नाम क्या है, तुम्हारे बुक में भी होगा ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों नाम याद रखो, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब वर्ड से ही पता चल रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, किसी भी एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी क्या होगी, उससे रिलीज होगी। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे, देखो अब मैंने पहले तुम्हें बताया कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे हमने बोरॉन का एग्जांपल देखा था, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 3, उसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव किया तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 2 2, और हम बोरॉन पर क्या देते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्या टाइम फॉर्म होता है, वैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुआ तो एनायन फॉर्म होता है। कैसे, देखो इसी का एग्जांपल लेते हैं बोरॉन का। 2 3 है कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या होगा 2 4, मतलब क्या होगा, पहले इसमें कितने प्रोटॉन थे, 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे।
अब इसमें भी प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, प्रोटॉन सेम नहीं, चेंज नहीं होंगे, और लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6, 2 + 4 6। तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस था, पॉजिटिव निगेटिव बैलेंस था 5-5, यहाँ पे देखो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव 5 है, निगेटिव 6 है, तो एक निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग बोरॉन के ऊपर क्या देंगे, माइनस चार्ज, सो B -1। ओके, ये एग्जांपल के लिए दिया, बोरॉन पर निगेटिव चार्ज नहीं आता कभी। ओके, तो देखो मान लो कि ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हमने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया, बाहर के दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन इस एटम में ऐड किया, तो क्या होगा कि ये मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर आ गए, अब ये इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कहाँ ऐड होगा, कौन से शेल में ऐड होगा, वैलेंस शेल में ऐड होगा, वो डायरेक्टली फर्स्ट शेल में या अंदर वाले शेल में नहीं जाएगा, वो हमेशा वैलेंस शेल में ही ऐड होगा। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा तो क्या होगा, ऐड तो हो जाएगा, लेकिन जब ये ऐड होगा तो इसका अट्रैक्शन फॉर्म होगा न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस क्या करता है कि जितने भी निगेटिव चार्ज होते हैं उसके सराउंडिंग में वो सबको अट्रैक्ट कर लेता है। ओके ओके, हाँ वन मोर, एक बात मैं बताना भूल गया कि ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, तो न्यूक्लियस क्या सिर्फ वैलेंस शेल, न्यूक्लियस क्या सिर्फ वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करता है क्या, ये बीच में जो फर्स्ट शेल है वो तो सबसे करीब है, उनको पहले अट्रैक्ट करना चाहिए, यस इनको भी अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस जो है फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको भी अट्रैक्ट करता है, सेकंड में है जो उनको भी अट्रैक्ट करता है, थर्ड में जो होते हैं उनको भी अट्रैक्ट करता है, ये तुम सारा आगे 11th में पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए तुम्हारे 10th ग्रेड के लिए तुम्हें सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ ध्यान देना है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, अगेन शील्डिंग इफेक्ट है, ओके, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, वो सब तुम्हें 11th में पढ़ना है। अभी अगर तुम्हारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो अभी मैंने बताया, तो उसके बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि उसके 10th ग्रेड में तुम्हें इस पर क्वेश्चन भी कोई पूछेगा नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड किया, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर से ऐड किया हुआ है वो भी न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब याद करो मैंने क्या कहा था, जब बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, बेसिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और जब इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक करते हैं, सॉरी जब फोर्स को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, तो क्या होती है, एनर्जी हमें देनी पड़ती है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसीलिए क्या होगा कि एनर्जी इसमें से रिलीज होगी, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसे ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतना सिंपल है। डेफिनेशन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एनी, अगेन यहाँ पर भी गैसियस चाहिए, when electron is added in the gaseous in any atom in the gaseous state, the energy released is known as an electron affinity। okay, अब ट्रेंड देखते हैं, जो भी पॉइंट तुम लोगों को समझ में नहीं आया है वो तुम मुझे कमेंट्स में उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, या फिर इस वीडियो को रिवाइंड करके अगेन देखो। बट देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझो, रटना केमिस्ट्री में बिल्कुल कोई भी चीज रटनी नहीं है। टॉप टू बॉटम देखते हैं, अगेन टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। ओके, तो मान लो इनमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है बाहर के एटम का इलेक्ट्रॉन है, मान लो ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन के भी नहीं होता, ये एटम में प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन हमें मान लो इसमें ऐड करना है और इसमें भी ऐड करना है, दोनों में ये इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन जल्दी किस में ऐड होगा, इसमें जल्दी ऐड होगा कि इसमें जल्दी ऐड होगा। ओके, सोचो सोचो क्या होगा। तो ऑब्वियसली पहले वाले एटम में इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड होगा, क्यों, क्योंकि ये जब ऐड होगा तो ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, कम है, तो ये फोर्स क्या होगा, स्ट्रांगली फॉर्म होगा, बहुत जल्दी फॉर्म होगा, और जितना नजदीक होगा ये डिस्टेंस, जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस और ये एडेड किया हुआ इलेक्ट्रॉन का, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना वो जल्दी इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, और इसमें भी ऐड होगा, नो डाउट इसमें भी ऐड होगा, लेकिन देखो डिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा है तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक होगा। और
जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ओके, इन दोनों की अगर बात करें तो इसमें इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, और इसमें वीक होगा। तो कौन से इसमें से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? दोनों में से एनर्जी रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन जब दोनों में ऐड करेंगे तो दोनों में से एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ज्यादा किस में से होगी? इसमें से होगी। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और इसकी क्या होगी? कम होगी। सो ट्रेंड क्या बन रहा है हमारा? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। ओके, और इसका ट्रेंड क्या था? आयनाइजेशन एनर्जी का टॉप टू बॉटम। याद करो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चारों पांचों प्रॉपर्टी कवर करेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ सकता है तुम्हारा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं बढ़ना है। ओके, एटॉमिक साइज को याद रखना है, और ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अट्रैक्शन। इसको, ये अगर तुम्हारे समझ में आ गया ना तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट देखते हैं। लेफ्ट टू राइट अगेन सेकेंड पीरियड का ही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अब मैं जरा एटम की साइज प्रॉपर्ली ड्रॉ करता हूं। लिथियम, बोरॉन, फ्लोरीन। ये अगेन मैं ये समझाने के लिए ये एग्जांपल, आप बोलेंगे कि सर क्या बार बार वही एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। अब इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो सबसे कम साइज किसकी होगी? फ्लोरीन की सबसे कम साइज होगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे राइट में है। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम लोग तो साइज क्या होती है? तब साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, तो मुझे बताओ कि कौन से इन तीनों में से सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किस में ऐड होगा? सोचो। ऑब्वियसली फ्लोरीन में जल्दी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा? सबसे कम होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, नो डाउट, लेकिन इसमें डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा वीक होगा। ओके, फ्लोरीन में ज्यादा होगा। ओके, और बोरॉन का इन दोनों के बीच में रहेगा। तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। करेक्ट? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस बिकॉज साइज डिक्रीजेस। ओके, ये तो मैं कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को बता रहा हूं, लेकिन तुम्हें आंसर अगर एग्जाम में लिखना है, गिव रीजन आया सपोज एग्जाम में, व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो कैसे लिखोगे? रीजन कैसे लिखोगे? ओके, सिंपल है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the size goes on decreasing, therefore when one electron is added, that electron gets attracted towards the nucleus. Okay, and as the size decreases, the attraction between nucleus and electron becomes more and more strong, and more energy is released. Okay, therefore from left to right electron affinity increases. Okay, सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना है आंसर में? सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया इन प्रॉपर्टीज का, कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले जिस पर क्वेश्चन पूछा है उसकी डेफिनेशन पहले लिखनी है। क्या? कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर अगर क्वेश्चन पूछा तो सबसे पहले बताना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, फिर तुम्हें तुम्हारा रीजन एक्सप्लेन करना है। ओके, सो इट पुट्स मोर वेटेज। सो लेफ्ट टू राइट क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है मेटालिक कैरेक्टर। सॉरी, मेटालिक कैरेक्टर सिखाने से पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक एक्सेप्शन है, वो मैं तुम लोगों को बता दूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ये हमें पता है कि ये हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, अब टॉप टू बॉटम जब जाएंगे हम लोग तो हमने ट्रेंड क्या देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का? टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। करेक्ट है। सो फ्लोरीन से जब क्लोरीन की तरफ आएंगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। कैसे? देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज योर फ्लोरीन एंड क्लोरीन। You know, in case of chlorine there are 3 shells, and in fluorine 2 shells. Okay, now both of these, fluorine as well as chlorine, have 7 electrons. Correct? Okay,
सो अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया तो जैसे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा फ्लोरीन में तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा तो साइज ज्यादा होने की वजह से ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो न्यूक्लियस और जो एडेड इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा, वीक होगा। तो इसमें से कम एनर्जी रिलीज होगी, इसमें से ज्यादा होगी। लेकिन एक्चुअल ट्रेंड उल्टा है। तो मैंने बताया कि 11th में तुम्हें बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन पढ़ने हैं, लेकिन उसमें से एक एक्सेप्शन है तुम्हारे 10th ग्रेड में, इस पर क्वेश्चन भी आया है बोर्ड के एग्जाम में। तो देखो क्या है, एक्चुअली फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए थी और क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम है और क्लोरीन की ज्यादा है। क्या क्या कहा मैंने, हमारे ट्रेंड के हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, जबकि क्लोरीन की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन उल्टा है, यहाँ पर क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है। ऐसा क्यों? अभी इसका रीजन देखो, समझ लो जरा, सिंपल है। ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड करेंगे, ये देखो ये कौन से शेल में जा रहा है, फ्लोरीन के, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन के सेकंड शेल में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में हम ऐड करते हैं तो क्लोरीन के थर्ड शेल में जाएगा। करेक्ट है? अब तुम लोग ये समझ सकते हो कि सेकंड शेल और थर्ड शेल इनकी जो साइज है, तो सेकंड शेल ऑब्वियसली क्या होगी, छोटी होगी। करेक्ट है? और थर्ड शेल क्या होगी, बिगर होगी। मतलब थर्ड शेल की रेडियस ज्यादा होगी और सेकंड शेल की कम होगी। तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हैं हम लोग फ्लोरीन में, तो यहां पर स्पेस बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन हम 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मैंने क्या कहा था, सेम चार्जेस में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन होता है। पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव आपस में उनका क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो जब 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जगह बहुत छोटी है, जगह बहुत छोटी है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इसलिए रिपल्शन होगा। तो ये एटम जो है वो अनस्टेबल होगा। ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इतना जल्दी उसमें आने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन थे, थोड़ी सी ऑलरेडी भीड़ थी, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो और ज्यादा भीड़ हो जाएगी। ओके, और ये थर्ड शेल में, क्लोरीन के केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में ऐड होगा। थर्ड शेल की साइज बड़ी है तो ये 8वां इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एकोमोडेट हो जाएगा उसमें। ओके, तो इसीलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है, और फ्लोरीन की क्या है, कम है। आई होप ये सबको समझ में आया। ये एक एक्सेप्शन याद रखो, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन तुम्हें 11th में पढ़ने हैं, तो उसकी आदत यहां से डाल दो। ये टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। अब मीनिंग, वर्ड से ही मीनिंग समझ में आ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या, मेटल का कैरेक्टर। मेटल सबको पता है। ओके, मेटल मतलब क्या, मेटल मतलब एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट which has capacity to donate electron. Okay, which has capacity to donate electron. ऐसे एलिमेंट जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने वो ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। 2 कैरेक्टर होते हैं, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, उनके बीच में भी होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। और 4th टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैसेस। ओके, so metallic character means what, elements which has capacity to donate the electron. okay, ये मीनिंग इसका याद रखो। अब टॉप टू बॉटम देखते हैं। अगेन सेम पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। टॉप टू बॉटम क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो मेटेलिक कैरेक्टर में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट डोनेट करता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। अब जरा अट्रैक्शन के बारे में सोचो और मुझे बताओ कि कौन से एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट होगा। तो इसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
डोनेट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या रहेगा? वीक रहेगा। इसमें डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो ये इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं लूज होगा, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज होगा। तो इन दोनों में मेटालिक कौन है, ज्यादा मेटालिक कौन है? ये एलिमेंट। करेक्ट है, टॉप टू बॉटम। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, इन सब में सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है? तो ऑब्वियसली जो नीचे होगा वो उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, तो फ्रांसियम सबसे नीचे, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। ओके, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए फ्रांसियम को ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है। ओके, तो शायद एग्जाम में ये नहीं देंगे, यहां तक देंगे। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होगा? सीजियम होगा। ओके, तो उसका उल्टा हम लोग अब क्या कंसिडर करते हैं? लेफ्ट टू राइट कंसिडर करते हैं। लेफ्ट टू राइट हमें पता है साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। करेक्ट है, ये एक इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेट होगा। कौन सा जल्दी जाएगा? ये जल्दी डोनेट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है तो ये अट्रैक्शन वीक रहेगा, ये जल्दी निकलेगा। इसकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा तो ये जल्दी नहीं जाएगा। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था? वो इंक्रीज हो रहा था। ओके, दिस इज अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। इस पर एक क्वेश्चन आता है रिएक्टिविटी। अब देखो, कोई भी एलिमेंट रिएक्टिव कब होता है? उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ज्यादा होती है, कैसे डिसाइड होता है? कि देखो, केमिकल रिएक्शन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? सो केमिकल रिएक्शन की अगर डेफिनेशन तुमने पढ़ी होगी तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच only the transfer of electron from one atom to another atom takes place. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक एटम से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जाते हैं, ओके, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर होता है। तो रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड होती है? रिएक्टिविटी डिपेंड होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर पर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन एक तो कोई एलिमेंट डोनेट करता है, जैसे हमने मेटल में देखा, मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ओके, और कुछ एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट भी नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, वो शेयर करते हैं। ओके, जो ये केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे, शेयर मतलब क्या? शेयर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन के साथ तीन चीजें हो सकती है, डोनेट हो सकता है, एक्सेप्ट हो सकता है, या फिर शेयर हो सकता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो तीन चीजें हैं उस पर क्या होती है? उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिपेंड होती है। कैसे? देखो, तो टॉप टू बॉटम हम कंसीडर करते हैं। मान लो टॉप टू बॉटम शेल बढ़ गई, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सपोज। तो कौन से केस में इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट होगा? इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट होगा। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ इन दोनों में? इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? ये हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपना बहुत जल्दी दे दिया। जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा क्या होगा? रिएक्टिव होगा। करेक्ट है। वैसे ही लेफ्ट टू राइट एलिमेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते, बट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उनकी बढ़ती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ओके, तो उनकी एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो वहां पर भी रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सो रिएक्टिविटी याद रखो, टॉप टू बॉटम। टॉप रिएक्टिविटी मतलब क्या है ये पहले समझ लो। इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन इसमें जो वेरिएशन है वो वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। ये वेरिएशन क्यों होता है वो तुम आगे पढ़ोगे 11th में, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो, रिएक्टिविटी मतलब क्या? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई हमारी। उसमें से सबसे लास्ट प्रॉपर्टी जो है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है।
थोड़ा सा इसका मीनिंग जरा अलग है वर्ड से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मेटालिक कैरेक्टर के अपोजिट है। मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है कि कैपेसिटी टू डू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? जिसकी साइज बड़ी होगी वो जल्दी एक्सेप्ट करेगा, कि या जिसकी साइज छोटी है वो जल्दी एक्सेप्ट करेगा? ऑब्वियसली जिसकी साइज छोटी है वो जल्दी एक्सेप्ट करेगा। कैसे, समझ लो जरा। लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं पहले। ओके, तो देखो दोनों में दोनों एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट हम देख रहे हैं, दोनों में दो दो शेल्स हैं, लेकिन इसकी साइज कम है और इसकी साइज ज्यादा है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी एक्सेप्ट करेगा? ये जल्दी एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने के बाद जब आएगा इसमें, तो इनमें अट्रैक्शन अच्छा फॉर्म होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन अच्छा फॉर्म होगा उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट है? ये मैग्नेट की तरह है, जितना स्ट्रांग मैग्नेट उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा। और इसमें ये डिस्टेंस, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इतने जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होता है शेल में और उसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों अलग अलग टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादातर कहाँ पर यूज होती है? बॉन्डिंग में ये प्रॉपर्टी ज्यादातर यूज होती है। इसमें क्या होता है कि मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ये एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल में ऐड नहीं होता है। ओके, ये सिर्फ इसके तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी बॉन्डिंग में ज्यादातर यूज होती है, जब दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट के बीच में। ओके, जैसे मान लो कि HCl है। ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबको पता है। तो HCl में जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ओके, तो मुझे बताओ कि इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी रहेगी? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी? क्लोरीन की ज्यादा रहेगी, क्योंकि क्लोरीन क्या है? पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में। सो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। साइज डिक्रीज होती है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? उसके तरफ जल्दी अट्रैक्ट होगा। तो क्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन। अब इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, सिर्फ अट्रैक्ट होगा, इसके शेल में ऐड नहीं होगा। ओके, तो इसको समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट है। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। नाउ टेल मी द रीजन व्हाई फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ में आ रहा है? फ्लोरीन क्यों ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? क्योंकि वो राइट में प्रेजेंट है। सो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है। साइज बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या होगी? कम होगी। ओके, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, सॉरी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन के बाद तो हम नोबेल गैसेस कंसीडर ही नहीं करते। फ्लोरीन के पहले कौन है? ऑक्सीजन, उसके पहले कौन है? नाइट्रोजन, उसके पीछे, उसके आगे कौन है? पहले कौन है? कार्बन। ओके, इसके नीचे है सल्फर, क्लोरीन। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन के बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑक्सीजन की आएगी या क्लोरीन की आएगी? क्योंकि क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे है और ऑक्सीजन फ्लोरीन के पहले है। करेक्ट है? तो इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। फिर आता है तुम्हारा क्लोरीन और फिर आता है नाइट्रोजन। ये कभी नहीं भूलना है, एटलीस्ट 10th में तो बिल्कुल नहीं भूलना है ये ऑर्डर। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन और नाइट्रोजन। इसका यूज हमें आगे होगा केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्डिंग में जब हम पोलर नॉन पोलर बॉन्ड एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमें यूज में आएगा। और इस चैप्टर में भी ट्रेंड अगर पूछा तो ये तुम लोग याद रख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, आई होप ये टॉपिक सबको क्लियर हुआ होगा। सारी प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं। इसके मैंने 1 2 3 क्वेश्चन भी लिए हैं, जैसे ये लिया अभी। ओके,
आयनाइजेशन एनर्जी में क्वेश्चन लिया था। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बन सकते हैं, इजी क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया नहीं है। तुम लोग इस वीडियो को देखते वक्त इसके नोट्स बनाओ और चैप्टर के नीचे जो क्वेश्चन है इसको जरूर सॉल्व करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो केमिस्ट्री में मेरी एक बात याद रखो, केमिस्ट्री इज मोर लाइक ए मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे तुम्हें लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही केमिस्ट्री में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना केमिस्ट्री तुम लोगों को ईजी जाएगा। ओके, चैनल में पहली बार आ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। ओके, गुड बाय।